जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 11 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, भारत का जो नाम है एक इंडिया है। देखिए कितना नाम है इसका, इंडिया है, फिर भारत है, फिर हिंदुस्तान है, फिर जम्मू द्वीप है और आर्यावर्त है। तो इंडिया किसने कहा था, तो इंडिया यूनानियों ने दिया था, जिसे ग्रीक भी बोलते हैं। और भारत किससे मिला है, तो भरत से पढ़ा है, याद रखना है। और हिंदुस्तान जो है ये ईरानियों ने दिया है, याद रखना है। और जम्बू द्वीप पुरानों से मिलता है और आर्यावर्त जो है आर्यों के द्वारा दिया गया है। तो पूछा गया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, तो ग्रीक भाषा में, याद रखना है, जो कि यूनानियों ने दिया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि आपको डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। तो सभी को रात 8 बजे आना है। तो इसका सही जवाब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। सोच समझ कर आंसर करना है। अब की पूछा जा रहा है द्वीपों सहित बताना है आपको भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 7516.5 किलोमीटर है। एग्जैक्ट आंसर याद रखिए, 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को 2 अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और आप दोनों सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन ए में जो है 2933, ये पूरब से पश्चिम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य है जो समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 9 राज्य है, कौन कौन से, याद रखना है नाम। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है और उड़ीसा है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, सही जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत बड़ा राज्य है, यानी कि बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का कितना बड़ा राज्य है, 12वां, 13वां, 14वां या डी 15वां। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 12वां बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पहले स्थान पर राजस्थान आता है, याद रखना है। वही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो याद रखना है जनसंख्या में सर्वप्रथम यूपी है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर बिहार आता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स याद रखना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट को लगाना है। अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो बिहार की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, इसका सही जवाब 483 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। सोच समझ कर आंसर करना है। आपको बताना है कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 3 ऐसे राज्य है, कौन कौन से, याद रखना है, झारखंड है, यूपी है और पश्चिम बंगाल है। और देश की बात करें तो देश एक है, नेपाल है, याद रखना है। और एक प्रश्न बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो याद रखना है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोला जाता है, पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है, याद रखना। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल
कुल क्षेत्रफल याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना है 17.5% है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में बताना है आपको इन चारों राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुजरात कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14.70 किलोमीटर लगभग, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन के खत्म होते ही सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जिसमें यूपी नहीं आता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड ये सभी से होकर गुजरते हैं, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना है भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। याद रखना है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा कोल कौन सा है? तो ये याद रखना है इंदिरा कोल जो है ये उत्तरी बिंदु है, याद रखना। अगर पूछे पूर्वी बिंदु तो यहाँ पे लिख देते हैं किबिथु। याद रखना है पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथु हो जाएगा और पश्चिमी गुहार मोती, याद रखना है। चलिए शिक्षा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत एवं श्रीलंका के बीच, याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। फटाफट से आंसर करेंगे। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर डी 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षित आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं ये आपका सेशन 11 चल रहा है, इससे पहले आपका 1 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट सेशन हो चुका है और सभी के PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए आंसर के साथ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखना है जिसका सही जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मैकमोहन रेखा। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DK कर्वे। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लास कराने वाला हूँ, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और याद रखना है फ्रेंड्स, आपको डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1872 हो जाएगा, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की उम्र 18, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्याज का रंग लाल होता है, यानी कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग जो है लाल होता है, याद रखना है। और लाइकोपिन के कारण क्या होता है? तो याद रखना है टमाटर का रंग लाल होता है। और कैप्सिनिन के कारण क्या होता है? तो मिर्च का तीखापन, याद रखना है। और फ्रेंड्स, याद रखना है सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से
संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फ्रांस की राजक्रांति। कब हुई थी फ्रांस की राजक्रांति? तो 1789 ईस्वी में, और उस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था, याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नवंबर 1977 को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? चलिए आंसर करेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो रूस में, याद रखना है रूस में। और 7 नवंबर 1977 को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? तो लेनिन, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ, स्टालिन को, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी 2 पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखना है। दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स के, याद रखना है। नेक्स्ट है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हिटलर, याद रखना है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। एक प्रश्न और पूछ बनता है यहाँ से कि लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन, रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में किसका उपनिवेश था? चलिए आंसर करेंगे। इंडोनेशिया में किसका उपनिवेश था? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डचों का, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 27 का बी के साथ चला जाएगा। 1906 में, कहाँ? तो देहरादून में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1688 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 1804 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन जो है ये फ्रांस का शासक था, याद रखना है। नेक्स्ट है इंडो चाइना निम्नलिखित में से किस देशों से मिलकर बना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराए जा रहे हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इंडो चाइना निम्नलिखित में से किस देशों से मिलकर बना है? याद रखना है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर है या बना है, याद रखना है। नेक्स्ट है 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट, जिसको विद्वानों का विद्रोह बोला जाता है, किसके विरुद्ध चलाया गया? चलिए आंसर करेंगे। और याद रखना ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था, याद रखना है। और ये किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो याद रखना है फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ चलाया गया था। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। सार्क को ऐसे लिखा जाता है SAARC, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985, याद रखना है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, याद रखना है। तो सही जवाब सी के साथ चला जाएगा, 1985, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो इसका अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए और फटाफट से सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1927 में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1854 ईस्वी में, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न याद रखना है आपको। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। और कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में पारित किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मंजूरी कब मिली थी? तो यहाँ पे डेट लिखते हैं 8 अगस्त, याद रखना है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मंजूरी मिली थी। कहाँ पारित हुआ था? वर्धा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 15 अगस्त 1906 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मातड़ 30 मई 1826 का प्रकाशित हुआ था। याद रखना है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये आपको नाम भी पूछ सकता है। तो उद्दत मातड़ जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कोलकाता से। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? शानदार प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भारत की शैक्षणिक नीति में जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना इसका सही जवाब है मैकाले थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैकाले। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखना है 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। एक पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 का याद रखना है। और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है। तीनों प्रश्नों को याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखना है। नेक्स्ट है, देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित हुई? चलिए आंसर करेंगे, देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित हुई? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 1917 में कोलकाता में। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में गलत है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आंसर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह कथन गलत है क्योंकि कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, याद रखना है। बाकी सभी ऑप्शन सही है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की गई? चलिए आंसर करेंगे, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फरवरी 2000 ईस्वी में लागू किया गया। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल लुई 16वां के शासनकाल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुई 16वां। नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाल्टर रोजन ने दिया था। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, सिक्किम हो जाएगा। अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना है। और न्यूनतम सिक्किम, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों के लिए उल्लेख करता है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। तो कौन सा वेद है? याद रखना है वो वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संगीत का वेद सामवेद को बोलते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और यजुर्वेद में क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख है, याद रखना है। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है, सामवेद को याद रखना है। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? चलिए आंसर करेंगे,
आंख का कौन सा भाग है जो कि उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? परितारिका है। याद रखना ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परितारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।